तो स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम बात करने वाले थे ऑस्मोटिक प्रेशर को लेकर के। तो उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? पहले ही आप सपोज दैट आपके पास क्या है कि एक सोल्यूशन है, ठीक है, एक कंटेनर है। और इस कंटेनर के अंदर आप एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपने हैंग करके रखा हुआ है इस कंटेनर के अंदर। और सपोज दैट आपके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है, कोई सोल्यूशन है। और राइट हैंड साइड में आपने सॉल्वेंट रखा हुआ है, ठीक है। क्या रखा हुआ है? सॉल्वेंट। ये आपका सॉल्वेंट है और ये क्या है? आपका सोल्यूशन है। तो आपको पता है जब आपका ऑस्मोसिस फिनोमेना होगा तो उस ऑस्मोसिस फिनोमेना में क्या होता है कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल होते हैं वह लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो अगर यहाँ पे आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस प्रोसेस होता है तो उस ऑस्मोसिस प्रोसेस के दौरान क्या होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस वाले कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन क्या है? लो है। क्योंकि इस कंपार्टमेंट में आपका रखा हुआ है सॉल्वेंट। और इस कंपार्टमेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा? हाई होगा, क्योंकि इस कंपार्टमेंट में क्या रखा हुआ है? सोल्यूशन रखा हुआ है। तो सॉल्वेंट पार्टिकल आपके राइट हैंड साइड से थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास आउट होकर के क्या होंगे? आपके पास आउट होकर के सोल्यूशन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। क्यों आ जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक प्रोसेस हो रहा है आपका ऑस्मोसिस। उस ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होगा कि सॉल्वेंट पार्टिकल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अच्छा, अगर ऐसा होगा तो इस यहाँ सॉल्वेंट कंपार्टमेंट से यहाँ पे सॉल्वेंट कंपार्टमेंट में जो कंसंट्रेशन है आपका वो क्या है? कम है देन सोल्यूशन कंपार्टमेंट से। तो यहां से सॉल्वेंट पार्टिकल क्या करेंगे? मूव करेंगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और यहां से पास आउट होकर के सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास आउट होकर के सोल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। अब इससे क्या होगा? अगर आपका सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करके मान सॉल्वेंट पार्टिकल आपका मूव करके सोल्यूशन के अंदर आ रहा है तो इस सोल्यूशन का जो लेवल होगा वो धीरे धीरे क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जब तक ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा तब तक सॉल्वेंट पार्टिकल क्या करेंगे? आपके राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होने वाला है? यहाँ पे जो सोल्यूशन का लेवल है वो सोल्यूशन का लेवल क्या होगा? लगा कंटिन्यूअस आपका इंक्रीज करेगा। और तब तक इंक्रीज करेगा जब तक कि इन दोनों कंपार्टमेंट का कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। तो मैंने बात किया था कि ऑस्मोसिस प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के दोनों साइड का कंसंट्रेशन क्या ना हो जाए? इक्वल ना हो जाए, तब तक ऑस्मोसिस प्रोसेस चलता है। तो अगर हम माने तो क्या होगा? यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल आपका मूव करेगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और सोल्यूशन के अंदर आएगा। इससे क्या होगा? यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल की संख्या बढ़ने लगेगी। यानी उससे क्या होगा? इसका जो वॉल्यूम होगा सोल्यूशन का वो बढ़ने लगेगा। अगर मान लो इनिशियल आपका यहाँ पे लेवल ऑफ द सोल्यूशन इज ए, मैं यहाँ पे मान लो इस लेवल तक आपका सोल्यूशन भरा पड़ा है, ठीक है। जब आपका भी ऑस्मोसिस नहीं स्टार्ट हुआ तब की मैं बात कर रहा हूँ। अब जब ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगा तो अब मान लो कि यहाँ पे इस सोल्यूशन के ऊपर एक पिस्टन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? पिस्टन। अब इस सोल्यूशन कंपार्टमेंट का वॉल्यूम क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा जब आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा, ठीक है। क्योंकि सॉल्वेंट पार्टिकल क्या करेंगे? आपके राइट हैंड साइड से मूव करेंगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन लेफ्ट हैंड साइड कंपार्टमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका वॉल्यूम सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। और जब सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा तो ये क्या करेगा? नीचे से आपका अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा? ये जो आपका लिक्विड है, ये जो आपका लिक्विड है
और ये जो लिक्विड आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप कर रहा है ऑन दिस पिस्टन ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ सोल्यूशन, तो नीचे से एक पुश आपका क्रिएट करेगा ये सोल्यूशन, क्योंकि इसका लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा कि इस पिस्टन के ऊपर एक प्रेशर डेवलप होगा। ठीक है, अब अगर हम कुछ ऐसा कर दें ताकि इस पे जो प्रेशर डेवलप कर रहा है उस प्रेशर के कारण से ये जो पिस्टन है ऊपर की तरफ मूव करेगा। जाहिर सी बात है, नीचे से एक प्रेशर डेवलप हो रहा है, उस प्रेशर के कारण से पिस्टन किधर मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव करने का प्रयास करेगा। ठीक है, और ये ऊपर ये जो पिस्टन है, पिस्टन अगर हम ऐसे छोड़ दें तो ये सॉल्वेंट पार्टिकल इधर से इधर लगातार कंटिन्यूअसली मोशन करेंगे, जिससे क्या होगा, लगातार इसका जो लेवल होगा बढ़ेगा, और तब तक बढ़ेगा जब तक कि दोनों साइड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के दोनों साइड का कंसंट्रेशन क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। तो अगर हम कुछ ऐसा कर दें ताकि ये जो लेवल बढ़ रहा है आपका सोल्यूशन का, ये लेवल, ये जो पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में पिस्टन मूव ना करे। अगर हम कुछ ऐसा करते हैं ताकि पिस्टन जो है आपका मूव ना करे ऊपर की तरफ। अब मूव कब नहीं करेगा पिस्टन, आप ही सोचो। तो ये पिस्टन तब नहीं मूव करेगा जब आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि अगर ऑस्मोसिस प्रोसेस हुआ तो सॉल्वेंट पार्टिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट होकर के सोल्यूशन के अंदर आएंगे और उस सोल्यूशन का कंसंट लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और लेवल जैसे बढ़ेगा तो क्या होगा, नीचे से पुश क्रिएट होगा, एक प्रेशर डेवलप होगा। अगर अब मैं कहूं कि बाहर से अगर मैं एक्सटर्नल एक प्रेशर डेवलप करूं, एक यहां से पुश क्रिएट करूं, इस पिस्टन के ऊपर एक प्रेशर लगाऊं, ताकि जितना नीचे से प्रेशर डेवलप हो रहा है ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इस सोल्यूशन द्वारा लगाया गया जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, इस सोल्यूशन द्वारा डेवलप किया गया इस पिस्टन के ऊपर जो स्टैटिक्स फोर्स, स्टैटिक्स हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर डेवलप किया जा रहा है इस सोल्यूशन के द्वारा। ठीक है, इस पिस्टन के ऊपर जितनी अमाउंट में नीचे से यहाँ पे प्रेशर डेवलप हो रहा है, उतनी अमाउंट में हम क्या करें, उतने ही प्रेशर का हम उतना ही प्रेशर क्या करें, ऊपर से लगा दे। ठीक है, एक हम एक्सटर्नल एक प्रेशर लगा दे पिस्टन के ऊपर इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। अभी प्रेशर जो इस सोल्यूशन है, सोल्यूशन किधर की तरफ प्रेशर डेवलप कर रहा है, तो ऊपर की तरफ कर रहा है। अगर हम क्या करें, हम एक एक्सटर्नल प्रेशर डेवलप करें इस पिस्टन के ऊपर इन दी डायरेक्शन ऑफ डाउनवर्ड, तो क्या होगा, जितना अगर सपोज दैट जितना प्रेशर ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, अगर उतना ही प्रेशर हम इस पिस्टन के ऊपर लगा दे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ऊपर जितना प्रेशर है नीचे भी उतना प्रेशर है, सॉरी, ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, जितना आप यहाँ पे एक पिस्टन फील कर पा रहा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उतना ही प्रेशर अगर आप क्या कर दे, एक्सटर्नली से लगा दे ऑन दिस पिस्टन, तो क्या होगा, नीचे वाला प्रेशर क्या चाहेगा, इसको पिस्टन को उठाना चाहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना चाहेगा। जबकि जो एक्सटर्नल प्रेशर आप लगा रहे हो, इस एक्सटर्नल प्रेशर के कारण से क्या होगा, ये नीचे की तरफ लाएगा। ठीक है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करवाना चाहेगा इस पिस्टन को, तो उससे क्या होगा, जितना अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ये पिस्टन फील करेगा, उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, आप एक्सटर्नल प्रेशर लगा करके फोर्स क्रिएट कर रहे हो। इससे क्या होगा कि ये पिस्टन किधर भी या जो पिस्टन होगा यहाँ पे, वो पिस्टन न तो ऊपर की तरफ मूव करेगा और न नीचे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स डेवलप हो रहा है इस पिस्टन के ऊपर, वो फोर्स मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है। ये दोनों जो प्रेशर डेवलप हो रहे हैं इस पिस्टन के ऊपर, वो क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है, और डायरेक्शन में कैसे अपोजिट है। आपको पता है कि दो फोर्स अगर आप वर्क कर रहे हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, एक फोर्स है F1 और एक फोर्स है आपका F2, अगर दोनों फोर्स क्वांटिटी में सेम हुए और इनका जो डायरेक्शन होगा, अगर मान लो अगर डायरेक्शन इनका अपोजिट है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो क्या होता है, तो F1, और चूंकि F2 जो है F1 के बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, यानी F1 माइनस F, और दोनों की क्वांटिटी सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा,
नेट फोर्स क्या होगा आपका, जीरो होगा। इस कारण से जब ऐसा सिचुएशन होगा कि आप एक्सटर्नल तरीके से इस पिस्टन के ऊपर से एक प्रेशर डेवलप कर रहे हो और नीचे से भी प्रेशर डेवलप हो रहा है, दोनों की क्वांटिटी सेम है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ये पिस्टन के ऊपर जो नेट फोर्स वर्क करेगा वो क्या होगा, जीरो होगा। उस कारण से ये पिस्टन ना तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ना तो बैकवर्ड सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मोशन करेगा। यानी जैसे है वैसा ही रहेगा। ठीक है, यानी इसका मतलब हुआ कि अगर ऐसा सिचुएशन हुआ कि पिस्टन किधर भी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि यहां से सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट फ्रॉम दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इनटू सॉल्यूशन कंपार्टमेंट विल बी स्टॉप। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सोल्यूशन के अंदर जाना क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट पार्टिकल का बंद हो जाएगा, यानी ऑस्मोसिस प्रोसेस ऐसे सिचुएशन में नहीं होगा। तो यही ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट है, जो कहता है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कैसे डिफाइन करता है, तो कहता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ द मिनिमम प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर which are required, which are required on the piston, on the piston, the minimum pressure which are required on the piston to stop movement of movement of movement of क्या, सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्वेंट पार्टिकल टुवार्ड टुवार्ड solution will stop। वह कम से कम प्रेशर जो हम सोल्यूशन के ऊपर क्या करें, द मिनिमम प्रेशर विच आर रिक्वायर्ड, यहाँ पे ऑन पिस्टन की जगह पे आप क्या लिख दो, द मिनिमम प्रेशर विच आर रिक्वायर्ड ऑन सोल्यूशन साइड, ये बेस्ट है। वह कम से कम प्रेशर जो सोल्यूशन पे अप्लाई करना होगा अगर आप क्या करना चाहते हो कि साल्वे आप अगर रोकना चाहते हो, किसको रोकना चाहते हो, सॉल्वेंट पार्टिकल को मूव करने से सोल्यूशन की तरफ, सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट सोल्यूशन की तरफ, जो मूवमेंट सॉल्वेंट पार्टिकल का जो मूवमेंट है सोल्यूशन की तरफ, अगर ये मूवमेंट आप इसे रोकना चाहते हो तो वह कम से कम कितना प्रेशर अप्लाई किया जाए सोल्यूशन साइड पे, ताकि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इनटू सॉल्यूशन विल स्टॉप, ताकि क्या हो जाए, जो सॉल्वेंट पार्टिकल का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सोल्यूशन में सोल्यूशन में इसका मूवमेंट क्या हो जाए, सॉल्वेंट पार्टिकल का रुक जाए। वह प्रेशर क्या कहलाता है, आर कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर सोल्यूशन पे लगने, सोल्यूशन पे, यहाँ पे क्या बोला, द मिनिमम प्रेशर, वह कम से कम प्रेशर जो जरूरी है सोल्यूशन पे लगाना, ताकि सॉल्वेंट पार्टिकल का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सोल्यूशन के अंदर प्रवाह, सॉल्वेंट पार्टिकल का सेमी परमेबल से होकर के सोल्यूशन की तरफ प्रवाह क्या हो जाए, इसका मूवमेंट रुक जाए। वह जो प्रेशर होगा, जो मिनिमम प्रेशर सोल्यूशन के ऊपर अप्लाई करना होगा, वह मिनिमम प्रेशर क्या कहलाता है, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करने का कई सारे तरीके हैं। जैसे एक ही बात को कहने के कई सारे तरीके होते हैं, वैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर को भी लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है। अगर मैं बात करूं, एक और इसी तरीके को सेम तरीके से अगर मैं इसको ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करूं,
ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं यहाँ पे देखिए, इसके कई सारे डिफिनीशन है। मान लो डिफिनीशन आपका फर्स्ट है। अगर मैं बात करूँ एक इसकी ऑस्मोटिक प्रेशर का, एक और मैं डिफिनीशन देता हूं इस तरीके से कि द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन इज इक्वल टू इज इक्वल टू that minimum external pressure, equal to that minimum external pressure, that minimum external pressure applied on the applied on the solution side, on the solution side, which is required, which is which is required to equalize the vapor pressure of solution and vapor pressure of प्योर सॉल्वेंट। तो ये क्या बोल रहा है, दूसरा डिफिनीशन बोल रहा है कि दी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन, किसी सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर वह मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर है जो आपको अप्लाई करना पड़ेगा सोल्यूशन के ऊपर। सोल्यूशन साइड पे क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन साइड में आप सोल्यूशन के ऊपर आपको अप्लाई करना पड़ेगा वह मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर जो आपको सोल्यूशन के ऊपर अप्लाई करना होगा अगर आप क्या करना चाहते हो, विच इज रिक्वायर्ड टू इक्वलाइज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पे आप देखो कि ऐसा सिचुएशन था कि आपके एक कंपार्टमेंट में क्या हुआ था, सोल्यूशन था, और दूसरे कंपार्टमेंट में क्या था, सॉल्वेंट था, वो भी प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। और इधर क्या था आपका, सोल्यूशन था। तो सोल्यूशन के ऊपर वह मिनिमम प्रेशर जो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्या करने के लिए, अगर आप चाहते हो कि सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन किसके इक्वल हो जाए, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वह कम से कम प्रेशर जो रिक्वायर्ड है, जो जरूरी है सोल्यूशन साइड पे लगाना, सोल्यूशन साइड पे वह इस मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर जो अप्लाई करना होगा अगर आप क्या करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, तो जो मिनिमम प्रेशर आपको रिक्वायर्ड करना पड़ेगा क्या करने के लिए, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल करने के लिए आपको जितना मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड होगा सोल्यूशन साइड पे, वही मिनिमम प्रेशर क्या कहलाएगा, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। देखो, ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस होता क्यों है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस इसलिए होता है, इस देखो इस दुनिया में कोई भी प्रोसेस होता है, कोई भी फिनोमेना होता है, तो उसके पीछे न कोई क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स होता है। ठीक है, हर एक चीज जो इस यूनिवर्स में हो रही है, उसके पीछे कोई ना कोई क्या है, वजह है, कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स है, बिना वजह के कोई भी चीज नहीं होती है। सेम तरीके से अगर यहाँ पे ऑस्मोसिस हो रहा है, तो ऑस्मोसिस होने के पीछे भी कोई ना कोई रीजन होगा, कोई ना कोई इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स होगा। तो इसका जो ड्राइविंग फोर्स होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस का, वह होता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर में डिफरेंस होता है, और वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर में डिफरेंस होने के कारण से सॉल्वेंट पार्टिकल क्या करता है,
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट होकर के हाई लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो ऑस्मोसिस होने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर में डिफरेंस होना। अगर सॉल्यूशन, ये आपका जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है और ये जो सॉल्वेंट है आपका, अगर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए तो कोई भी सॉल्वेंट पार्टिकल आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन में नहीं जाएगा। यानी कोई भी सॉल्वेंट पार्टिकल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव नहीं करेगा। अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इन दोनों के वेपर प्रेशर में डिफरेंस होने के कारण ही क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल क्या होता है, मूव करता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है। आप जनरली क्या होता है कि अगर आप किसी प्योर सॉल्वेंट में, जनरली क्या होता है कि किसी प्योर सॉल्वेंट में आप अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजोल्व कर देते हो तो उस प्योर सॉल्वेंट, वो जो सॉल्यूशन बनता है उसका जो प्रेशर होता है वो कम होता है देन प्योर सॉल्वेंट के। जैसे मान लो सपोज दैट एक कंटेनर था और इस कंटेनर में क्या भरा था आपका, सॉल्वेंट भरा था, और इस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, वह मान लो एक्स है, सपोज दैट क्या है, एक्स है। और जब इस सॉल्वेंट के अंदर आपने क्या डिजोल्व कर दिया, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल सॉल्यूट आपने डिजोल्व कर दिया, तो ये जो सोल्यूशन बनेगा, इस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा सपोज दैट वाई है। तो अगर आप कंपेयर करते हो बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, घटा हुआ मिलता है आपको देन प्योर सॉल्वेंट। यानी यहाँ पे y इज लेस देन x। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है देन सोल्यूट के। ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आपका कम होता है देन सॉल्वेंट पार्टिकल के, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ इस वाले एरिया में आपका प्योर सॉल्वेंट है, यानी इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहाँ का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम। इसका सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा वो कम होगा। क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। और सॉल्वेंट साइड में जो वेपर प्रेशर होगा, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपको पता है कि हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की तरफ, ये जो नेचर होता है, नेचर क्या चाहता है, नेचर चाहता है एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करने का। ठीक है। ये नेचर का प्रयास कैसा क्या रहता है, तो नेचर चाहता है कि सिस्टम क्या रहे आपका, इक्विलिब्रियम स्टेज में रहे। कैसी स्टेट में रहे, इक्विलिब्रियम स्टेज में रहे। स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब हुआ कि ना कोई ज्यादा हो ना कोई कम हो। ठीक है। तो ये सिस्टम क्या चाहेगा, सिस्टम चाहेगा कि वेपर प्रेशर दोनों साइड का जो वेपर प्रेशर हो क्या हो, इक्वल हो जाए। जैसे हीट होता है, तो हीट आपको पता है कि किधर से किधर की तरफ फ्लो करता है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ कौन फ्लो करता है, हीट फ्लो करता है। हीट किधर से किधर फ्लो करता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। क्यों फ्लो करता है, तो टू ऑब्टेन थर्मल इक्विलिब्रियम। हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्यों फ्लो करता है, क्योंकि सिस्टम क्या चाहता है आपका, थर्मल इक्विलिब्रियम ऑब्टेन करना चाहता है। ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट ऑब्टेन करना चाहता है आपका सिस्टम, इस वजह से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करता है, ताकि इसका प्रेशर, इसका टेम्परेचर घटे और इसका टेम्परेचर क्या हो, बढ़े। और एक समय ऐसा आए कि दोनों दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, आपका सेम हो जाए। इस कारण से हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट फ्लो होता है। वही कारण, यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लग रहा है कि यह सिस्टम क्या चाहेगा, सिस्टम चाहेगा कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के दोनों साइड कंपार्टमेंट है, इस दोनों कंपार्टमेंट में वेपर प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। और उस वेपर प्रेशर को इक्वल करने के लिए क्या होगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सिस्टम चाहेगा घटाना और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या चाहेगा, बढ़ाना। यानी यहाँ पे कुछ सॉल्वेंट मोशन करेंगे, मूव करेंगे आपके सेमी परमेबल के थ्रू,
सॉल्यूशन के अंदर, ताकि इसका वेपर प्रेशर कम हो सके और इसका वेपर प्रेशर क्या हो सके, ज्यादा हो सके। तो हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की तरफ सॉल्वेंट आपके मूव करेंगे। तो वह मिनिमम प्रेशर जो आपको सोल्यूशन पे अप्लाई करना होगा, अगर आप क्या करना चाहते हो, इक्वलाइज करना चाहते हो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन को इक्वल करना अगर आप चाहते हो, तो वह जो इसको ऑब्टेन करने के लिए आपको सोल्यूशन के ऊपर जितना मिनिमम प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना होगा, वही मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, तो इस पे तो हमने बहुत डिटेल में चर्चा की। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? तो सबसे पहले जे एच वान हॉफ, वान हॉफ एक साइंटिस्ट थे, जे एच वान हॉफ। इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे सलूशन को लेकर के बहुत सारे सलूशन का, बहुत सारे सलूशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और देखा था डिफरेंट, उन्होंने सलूशन दिया था जे एच वॉन हॉफ ने, और देखा कि डिफरेंट सलूशन का जो वेपर प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो इन्होंने, जे एच वॉन हॉफ ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और अपने एक्सपेरिमेंट में ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन कैलकुलेट करने का उन्होंने प्रयास किया। और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के बाद में एक क्या दिया आपका, एक ला दिया। क्या दिया? एक ला दिया। और वो ला जो उनका था, जो वो ला आपका गैसियस ला के लग सिमिलर था कुछ। गैसियस ला, गैसियस ला, गैसियस ला आपको पता है गैस ला में क्या हुआ है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, आप पढ़े होंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है। और गैसियस लॉ में आपके दो लॉ बहुत फेमस हैं, कौन कौन से, चार्ल्स लॉ और बॉयल लॉ। चार्ल्स लॉ और बॉयल लॉ। तो बॉयल लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका अगर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ ए गैस आर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यानी सॉरी वॉल्यूम ऑफ गैस। गैस का वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा, प्रेशर उतना कम होगा, और गैस का वॉल्यूम जितना कम होगा, प्रेशर उतना ज्यादा होगा। यानी प्रेशर ज्यादा अप्लाई करोगे, वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, चार्ल्स लॉ बोलता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, प्रेशर ऑफ गैस उतना ही ज्यादा होगा। इसी जो वान हाफ ने क्या किया था, कई सारे डाइल्यूट सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करने का उन्होंने प्रयास किया। और जब उन्होंने डिफरेंट डाइल्यूट सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर किया, तो उनके द्वारा जो ऑब्टेन्ड रिजल्ट था वो किससे मैच कर रहा था, तो गैस लॉ से मैच कर रहा था। तो इन्होंने बताया, ये देखो, इन्होंने क्या किया, हेल्प लिया किसका, गैस लॉ का। और इन्होंने देखा कि जो प्रेशर हो, उन्होंने बताया, जे वॉन हॉफ ने, कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, वैसे यहाँ पे प्रेशर को हम लोग जनरली किसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। बट पी जो होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि यहाँ पे गैस लॉ में भी आपका पी आता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर है तो प्रेशर ही, लेकिन एक यहाँ पे ऑस्मोसिस प्रोसेस में जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, उसको हम बोल रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे हम ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर रिप्रेजेंट करें यहाँ पे पाई से, ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हो, पाई से। तो पाई, देखा गया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर, सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वह कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पे डिपेंड करता है।
यानी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जितना ज्यादा होगा, ये वाला जो ऐसा था, देखो क्या होगा, आपका इस कंपार्टमेंट में आपने सॉल्वेंट रखा था और इस कंपार्टमेंट में क्या रखा था, सोल्यूशन रखा था। तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, उतना ही तेजी से सॉल्वेंट पार्ट, आपका इस सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा सॉल्वेंट पार्टिकल फास्ट मोशन करेंगे, सेमी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उतना फास्ट मोशन करेंगे सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो वही है कि उतना ज्यादा, अब जितना ज्यादा सॉल्वेंट पार्टिकल आपका राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेगा, उतना ज्यादा प्रेशर डेवलप होगा आपका सोल्यूशन के ऊपर। ठीक है, अंदर से उतना ज्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ठीक है, ये बात कही जाती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उस एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो बहुत सारे सोल्यूशन है, जैसे मान लो सोल्यूशन ए है इस तरीके का, और मान लो आपका यहाँ पे एक आपका सिस्टम इस तरीके से है कि इधर आपका सोल्यूशन है, इधर आपका सॉल्वेंट है, और इस सिस्टम को आप बोल रहे हो बी और इस सिस्टम को बोल रहे हैं ए। तो अगर दोनों सोल्यूशन का टेम्परेचर अगर आप कांस्टेंट कर देते हो, इक्वल कर देते हो, मतलब जिसका जितना टेम्परेचर है, बी का जितना टेम्परेचर है, बी सोल्यूशन का टेम्परेचर जितना है, उतना ही ए सोल्यूशन का टेम्परेचर है, तो ये देखा गया कि इनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी बात, इन्होंने देखा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वह टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, अगर आप क्या करते हो, इफ कंसंट्रेशन क्या हो आपका, कांस्टेंट हो। यानी सपोज दैट इस दोनों कंपार्टमेंट में जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन सी है, और इस वाले सोल्यूशन का भी कंसंट्रेशन क्या है, सी है। अब अब तो ये बात नहीं ला, अब यहाँ पे क्या है कि आपने कहा कि ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन की इक्वल होता है, लेकिन आपने कंसंट्रेशन ही इक्वल कर दिया, तो क्या इन दोनों सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, तो नहीं। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या बात हो रही है, कि टेम्परेचर, दोनों सोल्यूशन का टेम्परेचर सेम है क्या। अगर टेम्परेचर भी सेम हो जाए, कंसंट्रेशन भी सेम हो जाए, तब तो ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों सोल्यूशन का क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर में डिफरेंस है, तो इन दोनों सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, डिफरेंट होगा। और देखा गया कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। क्योंकि जैसे मान लो सपोज दैट इस सोल्यूशन को आप हीट कर देते हो, ठीक है, इस क्या करते हो, इस सिस्टम को आप हीट कर देते हो, तो इस सिस्टम को हीट करने पे क्या होगा, आपको पता है हीट, ये जो पार्टिकल होते हैं आपके सॉल्वेंट के, इसको एब्जॉर्ब करेंगे इस हीट को, और हीट को एब्जॉर्ब करके अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। तो जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, उतना ज्यादा फास्ट मूवमेंट करेंगे, उतना तेजी से सॉल्वेंट पार्टिकल क्या करेंगे, मूव करेंगे सोल्यूशन की तरफ। और जितना ज्यादा सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेंगे सोल्यूशन की तरफ, उतना ज्यादा आपका यहाँ पे एक प्रेशर डेवलप करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे दो चीजें आपने पाई कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, कंसंट्रेशन का। और दूसरी चीज क्या आपने पाई कि ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, और इस इक्वेशन को आपने बना कहा सेकेंड। तो ऑस्मोटिक अगर दोनों को हम कंबाइन कर दे तो क्या होगा, पाई प्रोपोर्शनल टू सी टी, क्या, सी टी। आप जानते हो प्रोपोर्शनल साइन जब हटाते हो तो कोई ना कोई आपको क्या लगाना पड़ता है, कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। यहाँ पे जो हम कांस्टेंट यूज करने वाले हैं, उससे हम रिप्रेजेंट करेंगे एस से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस से। और यहाँ पे सीटी का तो सीटी ऊपर ही है। तो दिस इज इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। और यहाँ पे जो मैंने एक न्यू कांस्टेंट लगाया है, एस से, हम जिससे मैंने एस से रिप्रेजेंट किया है, एस क्या है, तो एस है आपका सोल्यूशन कांस्टेंट। क्या है, एस क्या है, सोल्यूशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू किस बात पर डिपेंड करती है, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि सोल्यूशन का नेचर कैसा है। ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। अगर आप बात करते हो एस, यहाँ पे एस की वैल्यू क्या होगी, एस की चाहे वैल्यू की बात हो,
एस की जो वैल्यू होती है या एस का जो यूनिट होता है, वो दोनों ही किसके वैल्यू और किसके यूनिट के इक्वल होता है। तो यहाँ आप और आर क्या आता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आप पढ़े हो काइनेटिक गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, गैसियस स्टेट में आपने जब आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा था तो आर वहां पे इंट्रोड्यूस हुआ था, और आर को वहां पे आपने क्या बोला था, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है कि आप यूनिट कौन सा लेते हो। तो आपको पता है कि आर की वैल्यू कितनी कितनी होती है, 0.08181 होती है, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। दूसरा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अगर आप इसे सीजीएस टर्म में लेते हो, सीजीएस यूनिट में लेते हो एस को, तो कितना होता है, तो सीजीएस यूनिट में आपकी जो आर की वैल्यू होती है वह होती है 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो यही वैल्यू एस के लिए भी होती है, और एस की जो यूनिट होती है वही यूनिट होती है जो आर की यूनिट होती है। ठीक है, तो आप इस चीज को रिमेम्बर रखना कि आर की वैल्यू और एस की वैल्यू, यहाँ पे जो सोल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू है वो दोनों इक्वल होती है, और उनका जो यूनिट होता है वो भी क्या होता है, वही यूनिट होता है जो आर का यूनिट होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ बेस का हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज में ले रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या यहाँ पे क्या बोला है, ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग by dissolving 10 gram of an organic compound, an organic compound। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, अभी यहाँ पे क्वेश्चन लगाने से पहले हम थोड़ा इसको एक बार चर्चा करते हैं और डिटेल में। ठीक है, आपने क्या इक्वेशन निकाला, पाई इक्वल टू सी एस टी। अब सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, और एस क्या है, तो सोल्यूशन कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके अलावा हम यहाँ पे इस फार्मूले को और थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं ताकि हम चीजों को और ज्यादा ही आसान बना सकें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं सी। सी का मतलब हुआ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। आपको पता है कंसंट्रेशन को जनरली हम लोग मोलरिटी के टर्म में कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। मोलरिटी के टर्म में हम किसी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन जनरली यूज यही करते हैं। ठीक है, तो सी इजकल टू यहाँ पे क्या होता है, कंसंट्रेशन इजकल टू, आप जानते हो कि द नंबर, मोलरिटी क्या होता है, कंसंट्रेशन बोलो या मोलरिटी बोलो, तो मोलरिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट विच आर डिजॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने मोल सोल्यूट डिजॉल्व है, इसी को क्या बोलते हो आप, मोलरिटी। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा, यानी कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे क्या है, सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो भी किसमें, लीटर में, इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करते हो, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को किससे रिप्रेजेंट करते हो, वी से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सीज का क्या निकल के आपका आया, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू बी। स्मॉल एम क्या है, तो मॉलिक्यूलर मास, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और स्मॉल डब्ल्यू क्या है, तो वेट ऑफ
सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। एम क्या है? तो एम है आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और वी क्या है? तो वी है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगा? पाई इक्वल टू सी की जगह क्या रखने वाले? स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम इंटू वी इंटू सी एस टी, ये आप रखोगे, यही तो बनेगा, यही बनेगा, है ना? अब बात आती है, अगर इसको आप इस टर्म में लेते हो, एक इक्वेशन आपका ये भी बन गया। देखो, एक इक्वेशन ये बना स्टार, एक इक्वेशन बना डबल स्टार। आप स्टार से भी कैलकुलेट कर सकते हो और डबल स्टार वाले इक्वेशन से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो एस्मोटिक प्रेशर। अगर सी मोलरिटी या कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी एन बाई बी। ये भी आप जानते हो। तो यहाँ पे सी की जगह पे अगर आप क्या रखते हो? एन बाई बी रखते हो इंटू एस टी। तो ए वाला अगर यहाँ पे आप कर देते हो तो पाई इंटू वी इजकल टू एन एस टी। ठीक है, ये ये भी आपका एक इक्वेशन बना। तो तीन ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने के तीन फार्मूले हमने यहाँ पे ड्राइव कर लिए। अगर हम बात करें इसके अलावा, अब हम बात करेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? दिस सोल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहलाते हैं? क्या कहते हो आप? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सपोज है एक सॉल्यूशन ए है और एक सॉल्यूशन क्या है आपका? बी है। ठीक है, एक सॉल्यूशन ए है, एक सॉल्यूशन क्या है आपका? बी है। अगर इन दोनों सॉल्यूशन के लिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू है, जैसे मान लो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वन है और इस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई टू है। अगर क्या हो जाए, इन दोनों सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो जाए, यानी पाई वन इक्वल टू पाई टू हो जाए, तो सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के आइसोटोनिक सोल्यूशन कहलाएंगे। ये दोनों सोल्यूशन क्या कहलाएंगे? आइसोटोनिक सोल्यूशन कहलाएंगे, क्योंकि इनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो वही कहा जा रहा है कि दिस सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, हैविंग सेम osmotic pressure, having same osmotic pressure at same temperature, at same temperature are are known as isotonic solution। ऐसे सॉल्यूशन जिनका क्या हो? ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो एट सेम टेम्परेचर, मतलब एक ही टेम्परेचर पे आप जितने भी डिफरेंट सोल्यूशन आपने लिए हैं, उन सारे सोल्यूशन का टेम्परेचर सेम हो, और उसके साथ ही साथ एट सेम टेम्परेचर बात चल रही है, मतलब सारे सोल्यूशन का टेम्परेचर एक हो, एक ही टेम्परेचर पे सारे सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर किया जाए। और अगर आपके सारे सोल्यूशन का टेम्परेचर क्या हो, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो सोल्यूशन क्या कहलाएगा? आइसोटोनिक सोल्यूशन कहलाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल देके समझा ही दिया कि अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि दो सोल्यूशन है और दोनों सोल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, और टेम्परेचर भी क्या है यहाँ पे? सेम है इन दोनों सोल्यूशन के लिए, तो ये दोनों सोल्यूशन एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोटोनिक सोल्यूशन कहलाएंगे। अब यहाँ पे हम कुछ कंडीशन की बात करते हैं, जैसे मान लो सपोज दैट, सपोज दैट यू हैव टू सोल्यूशन, यू हैव टू सोल्यूशन। मान लिया आपको पास क्या है? दो सोल्यूशन है, और इन दोनों सोल्यूशन फॉर, यू हैव टू सोल्यूशन फॉर आइसोटोनिक सोल्यूशन। ये दोनों सोल्यूशन एक दूसरे का आइसोटोनिक होने के लिए, इन दोनों सोल्यूशन को एक दूसरे का आइसोटोनिक सोल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए? आइसोटोनिक सोल्यूशन
आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए क्या चाहिए आपको? आपको पता है इन दोनों सोल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। दोनों सोल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों सोल्यूशन है, इन दोनों सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन, इन दोनों, ये दोनों सोल्यूशन अगर एक दूसरे के आइसोटोनिक सोल्यूशन तब होंगे जब इनका क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे सपोज दैट फर्स्ट वाले सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है और दूसरे वाले सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होना चाहिए? पाई 1 = पाई 2, यानी दोनों सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप बात करते हो, टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए दोनों सोल्यूशन का, यानी T1 = T2। अब यही कंडीशन आप लगाओ कि आप जानते हो कि पाई 2 क्या होता है? CST होता है। तो पाई 1 क्या होगा? C1S T1 होगा। और दूसरे वाले सोल्यूशन के लिए सेम तरीके से लिखोगे, पाई 2 = C2ST2 होगा। एस की वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाली, वो तो कोई कांस्टेंट है। तो इक्वेशन आपका फर्स्ट हुआ और इक्वेशन क्या हुआ आपका सेकंड। अब इन दोनों के लिए आपने कंडीशन लगाया है कि आइसोटोनिक सोल्यूशन होने के लिए क्या चाहिए? पाई 1 = पाई 2 एंड T2 = T1। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दे इक्वेशन सेकंड से, तो क्या होगा? पाई 1 / पाई 2 = C1ST1 इज डिवाइड बाई C2ST2। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है? पाई 1 = पाई 2, यानी ऊपर वाली क्वांटिटी नीचे वाली क्वांटिटी सेम है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगी। सेम तरीके से T1 की वैल्यू और T2 की वैल्यू इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो क्या निकल के आएगा यहाँ से? यहाँ से निकल के आएगा कि C2S = C1 एस भी कट जाएगा, तो क्या बनेगा? C1 = C2। यानी दो सोल्यूशन एक दूसरे का आइसोटोनिक दो सोल्यूशन है, और वो दोनों सोल्यूशन एक दूसरे का आइसोटोनिक सोल्यूशन तब कहलाएंगे जब उन दोनों सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा? इक्वल होगा। यानी यहाँ पे आप एक सिंपल सी बात बोल दो कि अगर दो, दो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम है, तो सोल्यूशन एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोटोनिक सोल्यूशन कहलाए। ठीक है, ये बात समझ में आई? इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक और टाइप का सोल्यूशन होता है, उसका नाम होता है आइसो आइसोपाइस्टिक पाइस्टिक सोल्यूशन। आइसोपाइस्टिक सोल्यूशन क्या होते हैं? ऐसे सोल्यूशन, दो सोल्यूशन इस टाइप के सोल्यूशन, वे टाइप के सोल्यूशन, दो सोल्यूशन फॉर विच वेपर प्रेशर आर इक्वल। ऐसे सोल्यूशन जिनका क्या होता है? वेपर प्रेशर क्या होता है? इक्वल होता है। ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हो? आइसोपाइस्टिक सोल्यूशन बोलते हो। ऐसे सोल्यूशन जिनका वेपर प्रेशर इक्वल होता है, ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हो? आइसोपाइस्टिक सोल्यूशन बोलते हो। ठीक है, आप जानते हो कि अगर यहाँ पे ऑस्मोसिस क्यों हो रहा था? ऑस्मोसिस इस वजह से हो रहा था क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कुछ और था और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कुछ और था। अगर दो सोल्यूशन है, देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा था, छोड़ो, मैं बात कर रहा था ऑस्मोसिस प्रोसेस इस वजह से हो रहा था क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कुछ और था, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कुछ और था। इस वजह से ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है। अगर आप बोल रहे हो कि मान लो इस कंपार्टमेंट में सोल्यूशन फर्स्ट सोल्यूशन है, और इस कंपार्टमेंट लेफ्ट हैंड साइड कंपार्टमेंट में सोल्यूशन 2 है, और सोल्यूशन 1 और सोल्यूशन 2 दोनों का अगर वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, तो क्या यहाँ पे ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा? तो जी नहीं।
नहीं होगा ऑस्मोसिस प्रोसेस। क्यों? क्योंकि दोनों का वेपर प्रेशर क्या है, सेम है। वेपर प्रेशर में डिफरेंस होने के कारण ही तो यहाँ पे ऑस्मोसिस हो रहा था। उसका ड्राइविंग फोर्स ही था कि वेपर प्रेशर में क्या है, डिफरेंस है। अगर वेपर प्रेशर में डिफरेंस नहीं होगा तो फिर ऑस्मोसिस प्रोसेस भी नहीं होगा। यानी आइसोपाइस्टिक सोल्यूशन को अगर आप क्या करते तो दो आइसोपाइस्टिक सोल्यूशन को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट कर देते हो तो यहाँ पे कोई भी ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होगा। यानी आइसोपाइस्टिक सोल्यूशन ही क्या कहलाएंगे आपके, आइसोपाइस्टिक सोल्यूशन ही क्या कहलाएंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। जैसे मान लो एक सोल्यूशन आपका सेकंड है और ये सोल्यूशन आपका फर्स्ट है, तो सोल्यूशन फर्स्ट और सोल्यूशन सेकंड दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होने की वजह से यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल किधर की मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल किसी की तरफ मूव नहीं करेगा। यानी यहाँ पे नो ऑस्मोसिस होगा। क्या होगा? नो ऑस्मोसिस। यहाँ पे ऑस्मोसिस का कोई प्रोसेस नहीं होगा। अगर दो सोल्यूशन को अगर हम सेपरेट कर दे, और वो दोनों सोल्यूशन किस टाइप के सोल्यूशन है, आइसोटोनिक सोल्यूशन है, तो आइसोटोनिक सोल्यूशन के केस में क्या होगा कि अगर आप आइसोटोनिक सोल्यूशन के को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट कर देते हो तो यहाँ पे कहीं किधर भी कोई भी नेट फ्लो आपका सॉल्वेंट पार्टिकल का नहीं होता, यानी कोई भी ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होता है। तो आइसोपाइस्टिक सोल्यूशन को ही क्या बोलते हो, आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हो। ठीक है। इसी तरीके से एक और टाइप का सोल्यूशन होता है, उसका नाम है आइसोहाइड्रिक सोल्यूशन। आइसोहाइड्रिक सोल्यूशन। तो दो सोल्यूशन एक दूसरे के आइसोहाइड्रिक सोल्यूशन तब कहलाएंगे जब दोनों सोल्यूशन का क्या होगा, दोनों सोल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन क्या होगा, सेम होगा। क्या होना चाहिए आइसोहाइड्रिक सोल्यूशन के लिए, क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एच आयन का मतलब यहाँ पे पीएच वैल्यू दोनों सोल्यूशन की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है। जैसे मान लो दो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन ए है, एक सोल्यूशन आपका बी है। अगर इन दोनों सोल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन क्या है, सेम है, तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हो आप, ये दोनों सोल्यूशन एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, तो आइसोहाइड्रिक सोल्यूशन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, आइसोहाइड्रिक सोल्यूशन कहलाएंगे। ठीक है। अब हम कुछ और बात भी करेंगे। हम बात करेंगे अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है और हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? वैसे हाइपर का मतलब होता है कम, लेस। नहीं, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। इसके कहते हैं कि बहुत ज्यादा हाइपर न हो, यानी बहुत ज्यादा गुस्सा मत। ठीक है। बहुत ज्यादा अति हो जाना, लार्ज। हाइपर का मतलब लार्ज या बिग। बिग का तो यहाँ पे साइज से कोई लेना देना नहीं है, मतलब क्या होता है एक्सेस में। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। ठीक है। क्या होता है, ज्यादा होता है। हाइपर का मतलब ज्यादा, और हाइपो का मतलब कम होता है। हाइपो का मतलब क्या होता है, कम होता है। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन और हाइपोटोनिक सोल्यूशन को किस तरीके से डिफाइन करोगे? तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। और हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ठीक है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं, अगर मान लो आपके पास दो सोल्यूशन है, क्या है, दो सोल्यूशन, और ये दोनों सोल्यूशन सेम टेम्परेचर पे रखे हुए हैं। इस सोल्यूशन का टेम्परेचर मान लो टी है, तो इस सोल्यूशन का भी टेम्परेचर क्या है, टी है। अब दो सोल्यूशन आपके पास पड़े हुए हैं, दोनों का टेम्परेचर सेम है।
तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, जिस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसे आप क्या बोलोगे। जैसे मान लो सपोज दैट इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2। अब पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2, यानी ये जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ज्यादा है, और इस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कम है। तो जिस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसे क्या बोलते हो, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और जिस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उसे क्या बोलते हो, हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहना कहते हो। ठीक है। तो जिस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उस सोल्यूशन को आप बोलोगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और जिस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसे क्या बोलते हो आप, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। यानी इसका मतलब हुआ कि अगर मैं कहूं कि आप क्या करते हो, एक कंटेनर लेते हो और इस कंटेनर में, इस कंटेनर के दोनों साइड आप जो सोल्यूशन रख रहे हो उस सोल्यूशन का, मान लो एक आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो हैंग है मिडिल पार्ट में वर्टिकली, और यहाँ पे इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के लेफ्ट हैंड साइड में एक सोल्यूशन है और आपके राइट हैंड पे साइड में भी एक सोल्यूशन है। तो अब जारी सी बात है, यहाँ पे हम कुछ क्या करने वाले, जो सोल्यूशन लेने वाले हैं उनके सोल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंस होगा। तो अगर आप बात करते हो कि ये आपका सोल्यूशन कैसा है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, और ये वाला सोल्यूशन कैसा है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। यानी इस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और इस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे मान लो सपोज है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है। ये आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन है और ये कैसा है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। तो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन को सेमी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट करने पे सॉल्वेंट पार्टिकल किधर से किधर की तरफ मूव करेंगे, तो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से लो ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेंगे। तो हाई प्रेशर किस साइड में एरिया में है, तो आपका हाइपरटोनिक वाले में, यानी इस वाले एरिया में, यानी यहां से सॉल्वेंट पार्टिकल क्या करेंगे, मूव करेंगे आपके उस एरिया में जहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कम है। यानी सॉल्वेंट पार्टिकल हाइपरटोनिक सोल्यूशन से किधर जाएंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे सॉल्वेंट पार्टिकल। तो ऑस्मोसिस किधर होगा, अगर हम आज हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन को एक सेमी परिमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट कर दे। यहाँ पे आप देख लीजिए। अब हम कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। अगर आप क्या करते हो, रेड ब्लड का प्लस, रेड ब्लड कॉर्पस, कॉर्पस, रेड ब्लड कॉर्पस, रेड ब्लड कॉर्पस, यानी आरबीसी। अगर आप आरबीसी को पुट करते हो इन ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मान लो ये आपका एक सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन, और इस सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन है इसका कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर। ठीक है। अब इस सोल्यूशन में आप पुट करते हो, या अगर मान लो कि आपका जो सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन है, इस सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो लेस देन कितना है, 0.1 मोलर है। और इस सोल्यूशन के अंदर क्या आप पुट करते हो, आप रेड ब्लड सेल्स आरबीसी आप पुट कर देते हो, रख देते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका ए इस रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद जो फ्लूइड होते हैं उनका कंसंट्रेशन क्या होता है, आपका 0.1 से क्या होता है, ज्यादा होता है। इस कारण से बाहर जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है, और अंदर कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो सॉल्वेंट पार्टिकल किधर से किधर मूव करेंगे, आपके इस सोल्यूशन से मूव करेंगे रेड ब्लड सेल्स के अंदर। तो उससे के मूवमेंट इस
इस टाइप के मूवमेंट से क्या होगा कि जो आपके आरबीसी होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे, क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, ठीक है। यानी इस केस में हाइपरटोनिक सोल्यूशन कौन होगा और हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होगा। तो इस केस में आरबीसी आपके अंदर, आरबीसी के अंदर जो मौजूद फ्लूइड होंगे वो कैसा काम करेंगे, वो काम करेंगे आपका हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होता है उसे क्या बोलते हो आप, हाइपरटोनिक, और जिसका कंसंट्रेशन कम होता है उसका क्या बोलते हो आप, हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हो आप। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका आरबीसी स्वेल हो जा रहा है, और ये स्वेल इसलिए हो रहा है क्योंकि इस आरबीसी के अंदर जो सॉल्वेंट सॉल्यूशन प्रेजेंट है आपके, इस सोल्यूशन के द्वारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर इजर्ट किया जा रहा है, जो डेवलप किया जा रहा है, वो ज्यादा है बाहर की तुलना में। इस कारण से क्या है, सॉल्वेंट पार्टिकल आपके लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। यानी इस केस में आरबीसी कैसा काम करेगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन का काम करेगा। अगर सेम तरीके से आप बात करते हो, एक आपके पास एक सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, इस सोल्यूशन का कंसंट एक सोल्यूशन किसका है, तो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन, और इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, मान लो आप इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन आपका ग्रेटर देन, इसका कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एक्वस सोल्यूशन इज ग्रेटर देन 0.1 मोल। अगर इसमें, अब इस केस में आप अगर आरबीसी को पुट करते हो इस सोल्यूशन के अंदर, तो क्या होगा कि देखो कैसे, अब कंसंट्रेशन सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन कितना है, 0.1 से ज्यादा है, और इस आरबीसी के अंदर जो मौजूद फ्लूइड है उस फ्लूइड का कंसंट्रेशन 0.1 से कम, कम है, और इसका बाहर वाले का कंसंट्रेशन क्या है आपका, ज्यादा है। तो क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल किधर से किधर मूव करेंगे, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। तो इससे क्या होगा कि जो फ्लूइड है आपके आरबीसी के अंदर, वो आउटसाइड मूव करेंगे आरबीसी से। तो यहाँ से आरबीसी के अंदर जो मौजूद फ्लूइड होंगे वो बाहर चले आएंगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। उससे क्या होगा कि जो आपका आरबीसी होगा वो श्रिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, श्रिंक, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आप बात करते हो हाइपोटोनिक सोल्यूशन का काम कौन करेगा, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन का काम करेगा आपका यहाँ पे आरबीसी। तो देख रहे हो, सेम आरबीसी हाइपरटोनिक की तरह भी आप उसे बिहेव करवा सकते हो और हाइपोटोनिक सोल्यूशन की तरह भी बिहेव करवा सकते हो। बस डिफरेंस है यहाँ पे, अंतर ये है कि आप उसे किस सोल्यूशन के अंदर रखे हुए हो, किस टाइप के सोल्यूशन के अंदर रखे हुए हो, उस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन हाइपरटोनिक सोल्यूशन का काम करेगा और कौन हाइपोटोनिक सोल्यूशन का काम करेगा। तो यहाँ पे हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक का मतलब आप समझ गए होंगे कि ऐसा सोल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसे बोलते हो हाइपरटोनिक, और जिसका कंसंट्रेशन कम होता है उसे क्या बोलते हो, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात कर रहे थे, तो बात करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, नेक्स्ट पेज लेते हैं ना। तो हम बात कर रहे थे कि एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है, कैसे,
तो डिजोल्व करके किसको, 10 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिजोल्व किया जाता है। आगे क्या बोल रहा था, इन 1 लीटर सोल्यूशन, इन 1 लीटर लीटर सोल्यूशन। आगे क्या बोल रहा है, एट 10 सेल्सियस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज 1.18 atm। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, क्या बहुत, कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। तो सोल्यूशन को पहले अच्छे से पढ़ो, क्या बोल रहा है कि एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है 10 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिजोल्व करके कितने में, तो 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर। यानी यहाँ पे क्या है कि आपका 10 ग्राम आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसको डिजोल्व किया जाता है एक सोल्यूशन के अंदर, मतलब एक सॉल्वेंट के अंदर। और जो सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है उस सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू, यानी वी, वी कितना दिया है, 1 लीटर वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया, 1 लीटर। पहली नंबर तो आप देखो क्या क्या दिया है गिवन, जो सॉल्यूट की क्वांटिटी दी है, यानी जिस सॉल्यूट को डिजोल्व करके, ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिजोल्व करके जो सोल्यूशन बनाया जा रहा है, उस सॉल्यूट का क्वांटिटी कितना दिया है, उस सॉल्यूट का क्वांटिटी दिया है, सॉल्यूट कितना दिया आपका, 10 ग्राम। अब मान लो जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड की बारे में बात कर रहा है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, यानी मास ऑफ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मान लो एक्स है, सपोज है। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है, तो भाई 1 लीटर दिया है। टेम्परेचर कितना दिया है, तो 10 सेल्सियस दिया है, ठीक है। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो रहा है वो कितना दिया है, 1.1 atm दिया। अब बड़ी मजेदार सवाल, अब जानते हो पाइजकल टू क्या होता है, CST होता है। बाकी दोनों फार्मूले, 3 फार्मूले थे इसके, बाकी अब फार्मूले याद हो ना हो, लेकिन ये जो फर्स्ट फार्मूला था ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इससे आप बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। पाइजकल टू CST, और सी के जगह पे आप क्या रख सकते हो, यानी सी की जगह मोलरिटी रख सकते हो। मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल पर लीटर, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन, और एस इंटू टी, यही हो। अब एन की वैल्यू की जगह क्या रख सकते हो, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम बाई वी इंटू एस इंटू टी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, स्मॉल डब्ल्यू इंटू एस इंटू टी बाई एम इंटू वी, यही बनेगा, यही बनेगा। तो क्या निकल के आया यहाँ पे, पाई इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एस स्मॉल टी बाई, क्या निकल के आया, स्मॉल एम इंटू वी। तो पाई की वैल्यू कितनी दी थी भाई, तो 1.18, 1.18। स्मॉल डब्ल्यू वेट कितना दिया था, तो 10 ग्राम दिया था। यहाँ पे लिख लेना आप, यूनिट लिखो। अगर यूनिट के साथ में क्वांटिटी लिखते हो, वैल्यू लिखते हो, तो आपका आंसर ज्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। नहीं तो आप आंसर गलत भी कर सकते हो। इनटू एस, अब एस की वैल्यू आपको पता है 3 होती है, 3 वैल्यू होती है। तो डिपेंड करता है आप यूनिट कौन सा लेते हो। तो अगर यूनिट आप लेते हो लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन वाला लेते हो, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आती है, 0.0821। यहाँ पे आप रखो 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन इंटू टी। टी का मतलब टेम्परेचर, और टेम्परेचर कितना दिया, 10 सेल्सियस। तो सेल्सियस में आपको नहीं रखना है टेम्परेचर, रखना आपको है केल्विन में। केल्विन इक्वल टू होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, क्या डिग्री सेल्सियस।
तो 273 और +10 यानी कितना आया, 283 आया। तो 283 आप रखते हैं यहाँ, 283 यहाँ पे कैलोरी। ठीक है। अब नीचे क्या आएगा, m इंटू वी। वी कितना दिया, तो 1 लीटर दिया है। तो देखो, लीटर से लीटर कट गया, एटीएम से एटीएम कट गया। यहाँ पे केल्विन है और यहाँ पे केल्विन इनवर्स यानी ए भी आपका कट गया। यहाँ पे मोल है, मोल है, और यहाँ पे क्या है, ग्राम है। क्या है, यहाँ पे मोल है आपका, पर मोल है ना, कोई दिक्कत नहीं। एम इजकल टू क्या होगा, 10 ग्राम इंटू 0.0821। क्या बचा यहाँ पे, मोल इनवर्स। ठीक है। और डिवाइड बाई कितना, 1.18, 1.18। स्मॉल एम इजकल टू क्या आएगा, 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0.8। ठीक है, 0.821 क्या आएगा, ग्राम पर मोल, यही आएगा ये। और नीचे क्या है, 1.18। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना आएगा। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज मैं कर रहा हूँ, 0.821 डिवाइड बाई 1.18 था ना। इसकी वैल्यू आ रही है आपकी, अच्छा यहाँ पे क्वांटिटी मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना भुला गया, मैं यहाँ पे भूल गया। वो क्वांटिटी थी यहाँ पे, देखो एक क्वांटिटी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, तो इसको भी लिखना पड़ेगा, 283। वैसे तो आ रहा है, इस यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 283। एक जो क्वांटिटी आएगी वो कितनी आ रही है, तो इसकी क्वांटिटी आ रही है, ये वैल्यू आपकी आ रही है 0.69। अब मल्टीप्लाई बाई 283, मल्टीप्लाई बाई 200, कितना आया तो आपका, तो आंसर आपका आएगा 196.90 ग्राम पर मोल आपका, यही मालिक्यूलर मास आएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो दिस इज योर आंसर। सो आज का लेक्चर यहीं तक है, बाकी का लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ और भी इसमें प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ऑस्मोटिक प्रेशर पे।